बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। सबसे पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली एक स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से प्रोड्यूस होते हैं। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से प्रोड्यूस होने के बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज किए जाते हैं। वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे या फिर वो इफेक्टर भी हो सकता है, या फिर वो मसल भी हो सकता है इफेक्टर में, या फिर वो ग्लैंड भी हो सकता है। तो इसमें भी एक्शन करते होते हैं। तो इनकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली बात है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ की जाएगी। दूसरी बात कहाँ से रिलीज़ होगी, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर। और कहाँ जाके एक्शन करेंगे, अगर ये न्यूरॉन्स हम पढ़े तो वहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा, या फिर अगर हम मसल्स या ग्लैंड्स के ऊपर जो वो इफेक्टर के तौर पर काम आते हैं तो वो इफेक्टर के ऊपर भी काम करते होते हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर या फिर इफेक्टर टर्मिनल के ऊपर जाके एक्शन करते होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं दोनों टाइप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल पहले टाइप को बोलते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरी टाइप को बोलते हैं लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर। वैसे अगर हम इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे ना, उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, इनको सिंपल हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलेंगे न्यूरोपेप्टाइड्स। तो जब हम न्यूरोट्रांसमीटर का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब हम कौन सी क्लास की बात करें, स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें। जब हम न्यूरोपेप्टाइड का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हम लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस ये होता है कि इनके नोमेनक्लेचर का। जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको नॉन पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, क्योंकि इनकी नेचर पेप्टाइड नहीं होती। तो दूसरे लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी नेचर पेप्टाइड होती है, जिसकी वजह से इनको न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरो का मतलब ये न्यूरॉन से प्रोड्यूस हो गए और इनकी नेचर पेप्टाइड है तो उनको न्यूरोपेप्टाइड बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, इनकी सिंथेसिस का होगा कि जो इनकी जो सिंथेसिस होती है ना स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर की, वो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है ना उसके साइटोसोल के अंदर होती हैं, यानी जहाँ से इन्होंने रिलीज होना है वहीं इनकी प्रोडक्शन होगी। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोपेप्टाइड्स, इनकी जो सिंथेसिस होती है ना वो साइटोसोल के अंदर होती है। साइटोसोल किसके, सेल बॉडी के। और सेल बॉडी में बनेंगे क्योंकि इस जो सेल बॉडी है वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी apparatus सिस्टम होता है, तो उन्होंने वहीं से बनना होता है। जबकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर उन्होंने साइटोसोल के अंदर बनना होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus सिस्टम, ये तो सेल बॉडी के अंदर ही पड़ा हुआ होगा, तो इन्होंने वहीं से बनना होगा सेल बॉडी के अंदर। जब सेल बॉडी में बन गए इन्होंने जाना होगा एक्सोनल टर्मिनल के पास। तो एक ट्रांसपोर्ट होती है जो सेल बॉडी से लेकर एक्सोन की तरफ मटेरियल ट्रांसफ़र करती है, उस टाइप को बोलते हैं हम, उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट ऐसी भी होती है जो एक्सोन से मटेरियल सेंड करती है सेल बॉडी के पास, उसको बोलते हैं हम रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट या रिट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। तीसरा जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, ये बनते ही अपनी एक्टिव फॉर्म में है, यानी इनकी मजीद प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं बनती। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोपेप्टाइड्स, वो इनएक्टिव प्रीकर्सर के फॉर्म में बनते हैं। वो इनएक्टिव प्रीकर्सर की क्लीवेज होती है, क्लीवेज के नतीजे में फिर ये एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा बनते ही एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं थोड़े इनएक्टिव फॉर्म में, फिर वो इनएक्टिव फॉर्म की क्लीवेज होती है या फिर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती है, जिसके नतीजे में वो एक्टिवेट होते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी स्टोरेज होती है वेसिकल्स के अंदर। उस वेसिकल की नेचर क्या होती है, वो वेसिकल का साइज़ छोटा होता है और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है, डेंस वैरायटी की नहीं होती। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, उनकी वेसिकल्स को देखें तो उनका साइज़ बड़ा होता है और उनकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंस होती है। पांचवा पॉइंट, जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर उनका एक्शन काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है। रैपिड होने की वजह से इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होगी। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोपेप्टाइड्स, उनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाने की वजह से इनका जो एक्शन है काफ़ी स्लो भी होता है। हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो इनका एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा। तो हाफ लाइफ का भी डिफरेंस होता है, उनके एक्शन का भी डिफरेंस होता है। सातवां पॉइंट ये होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी रिलीज साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा होती है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी जो रिलीज़ होती है वो काफ़ी कम होती है। ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर इनकी हाफ लाइफ काफ़ी छोटी है और इनका जो एक्शन है काफ़ी कम पोटेंट होता है, लेस पोटेंट होता है, तो इनको अपना एक्शन कराने के लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती होती है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है इनका एक्शन काफ़ी पोटेंट होता है और इनकी जो हाफ लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। तो अगर हम थोड़े से भी क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाए तो ये अपना एक्शन भरपूर तरीके से कर सकते होते हैं, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होते हैं जबकि स्मॉल अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। आठवां पॉइंट होता है इनके एक्शन का। जो एक्शन आपको बता चुके हैं कि क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल का एक्शन लेस पोटेंट होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है ना इनका एक्शन काफ़ी ज़्यादा मोर पोटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के। स्मॉल मॉलिक्यूल की एग्जांपल को समझने के लिए हमने इसको 5
डिफरेंट क्लास में, 4 डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया। क्लास 1 में एक कंपाउंड एसिटाइल कोलिन आ जाएगा। जो क्लास 2 है उसको हम अमाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से डिराइव होती है। फॉर एग्जांपल नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये किससे डिराइव होगी? ये टायरोसिन से डिराइव होगी। टायरोसिन से किस फॉर्म में? डोपा की फॉर्म में। सेरोटोनिन है, ये किससे डिराइव होगी? ये ट्रिप्टोफैन से होगा। हिस्टामिन होगा, वो हिस्टडीन से डिराइव होगा। जो क्लास 3 है उनको सिंपल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। जैसे गाबा है, ये नॉन अल्फा अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट है, स्पार्टेट, ये भी ये क्लास 3 में आती है, जिसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। जो क्लास 4 है उसको बोलते हैं गैशियस न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनकी एग्जांपल आती है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरोपेप्टाइड के एग्जांपल देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन इनका ओरिजिन क्या है तो हम इनको डिफरेंट वही कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इसके तौर पे काम आते हैं न्यूरोपेप्टाइड के तौर पर। पिट्यूटरी के पेप्टाइड्स भी होते हैं, ओपोइड्स भी होते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे पेप्टाइड्स भी होते हैं जो गट के ऊपर एक्शन करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस के कौन कौन से न्यूरॉन्स हो गए हार्मोन्स हो गए आपको पता है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो हम उसी को डाल देंगे। जैसे ADH होता है और ऑक्सीटोसिन होता है, भी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा रिलीजिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे TRH हो गया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है, CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी पेप्टाइड में क्या क्या एग्जांपल होगी? इसमें एग्जांपल होगी ACTH की होगी, इसमें एग्जांपल अल्फा MSH की होगी, प्रोलैक्टिन, LH, थायरोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन के वही हार्मोन है जो पिट्यूटरी से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये हार्मोन न्यूरोपेप्टाइड के तौर पर भी काम आते होते हैं। ओपोइड्स में देख लेते हैं। ये कंपाउंड्स एनाल्जेसिस सिस्टम में इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें कौन से होते हैं? मेट एनकैफ्लिन, ल्यू एनकैफ्लिन, बीटा एंडोर्फिन। मेट एनकैफ्लिन का मतलब होता है मेथियोनिन एनकैफ्लिन, ल्यू का मतलब ल्यूसीन एनकैफ्लिन, क्योंकि ये अमाइनो एसिड इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मेट एनकैफ्लिन और ल्यू एनकैफ्लिन कहा। लास्ट क्लास में देख लेते हैं कि कुछ ऐसे पेप्टाइड्स भी होते हैं जो गट के ऊपर एक्शन करते होते हैं, वो हमने GIT में पढ़ना है। सब्सटेंस पी, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, VIP, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब हम स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेल से पढ़ लेते हैं। हम हर न्यूरोट्रांसमीटर को पढ़ेंगे, इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कहाँ से प्रोड्यूस होगा, किस मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होगा, किस सेकंड मैसेंजर के जरिए काम करेगा, या फिर कोई आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होगा, इसका रोल क्या होगा, एक्साइटेटरी होगा या फिर इनहिबिटरी होगा। पहले स्टार्ट करते हैं एसिटाइल कोलिन से। जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, इसकी प्रोडक्शन होती है 2 प्रीकर्सर से, एसिटाइल कोए और कोलिन, और इसकी प्रोडक्शन होगी एक्सोनल टर्मिनल के साइटोसोल के अंदर। एसिटाइल कोए और कोलिन के दरमियान रिएक्शन करने वाला एंजाइम होगा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इसके नतीजे में बन जाएगा एसिटाइल कोलिन। इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ये पिरामिडल सेल ऑफ मोटर कॉर्टेक्स, स्पेसिफिकली जो 5th लेयर के पिरामिडल सेल्स होते हैं। बेसल गैंग्लिया स्पेसिफिकली न्यू स्ट्राइटम में होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहाँ हमने पढ़ा था कि निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तो तमाम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, इनके जो प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स होते हैं ना, वो रिलीज करते होते हैं ये एसिटाइलकोलिन। स्पेसिफिकली अगर हम देखा जाए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी ऑलमोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और कुछ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो ब्लड वेसल को सप्लाई करते हैं और स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी ये एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आता है। इसके सेकंड मैसेंजर कौन कौन सी होती है एसिटाइलकोलिन के? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर डिपेंडिंग अपॉन M1, M3, M5 ये काम करते होते हैं IP3 डैग सिस्टम के जरिए। जो M2 और M4 होता है ये साइक्लिक AMP के अमाउंट को कम कर देते हैं, यानी ये G इनहिबिटरी G प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और ये GQ प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। इनका रोल पढ़ लेते हैं। ये एक्साइटेटरी भी होते हैं और ये इनहिबिटरी भी होते हैं। हमने कहा था जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है वो हार्ट रेट को कम कर देती है, लेकिन वो GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देती है। इसका मतलब कुछ जगहों पे ये एक्साइटेटरी होगा, कुछ जगहों पे ये इनहिबिटरी होगा। अगला हम पढ़ लेते हैं नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन की जो बनता है वो किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। पहले टायरोसिन रिएक्शन करके बनाएगा डोपा, फिर डोपा से डोपामीन, डोपामीन से फाइनली बन जाएगा नोरेपिनेफ्रिन। अगर एड्रिनल मेडुला हो तो वहाँ से ये नोरेपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो जाएगा एपिनेफ्रिन के अंदर, क्योंकि एड्रिनल मेडुला के अंदर 80% एपिनेफ्रिन होता है। इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ब्रेन स्टेम में होता है, ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस में होता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो लोकस सेरियोलस एक स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में, वहाँ पे मौजूद होता है पोन्स के। इसके अलावा जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं सिंपैथेटिक है, मोस्ट सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं ना उनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसी न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ करते हैं। अलबत्ता जो ऐसे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो स्वेट ग्लैंड या फिर ब्लड वेसल को इनर्वेट करते हैं वो एसिटाइलकोलिन को यूज़ करते हैं। ये हमने कहा था कि एड्रिनल मेडुला से भी ये प्रोड्यूस होता है वहाँ पे भी।
इसके एक्शन देख लेते हैं। सेकंड मैसेंजर अल्फा, इसके रिसेप्टर तीन वैरायटी का पढ़ लेते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1। अल्फा 1 का जो होगा ना वो IP3 डैक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, यानी ये GQ को एक्टिवेट करेगा। अल्फा 2 है वो GI को एक्टिवेट करेगा, GI को एक्टिवेशन के नतीजे में साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन कम होगी। जो बीटा 1 है वो GS को स्टिमुलेट करेगा, GS का मतलब स्टिमुलेटरी G प्रोटीन, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा होगा। नोरेपेनेफ्रिन वंस अगेन ये एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है। हमने कहा था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट को तो बढ़ा देगी, लेकिन GIT की मोटिलिटी को इनहिबिट कर देगी। तो ये एक्साइटेटरी भी होगा और इनहिबिटरी भी होगा। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है, ये हमारे मूड को भी कंट्रोल करता होता है। वो हमने लोकस सीरियोलस वाले पाथवे में देखना, रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन की प्रोडक्शन भी वंस अगेन टायरोसिन से होगी, टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हो गया, डोपामीन में कन्वर्ट हो गया। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होगी? सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, जो कि बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। इसके दो रिसेप्टर होते हैं, D1 और D2। D1 वाला GS को स्टिमुलेट करता है, GS को स्टिमुलेट करने के नतीजे में साइक्लिक AMP की अमाउंट ज़्यादा होती है। D2 वाला GI को स्टिमुलेट करता है, GI को स्टिमुलेट करने से साइक्लिक AMP की अमाउंट कम होती है। और इसका फंक्शन मोस्टली इनहिबिशन भी होता है, लेकिन कुछ जगहों पे एक्साइटेशन भी कराता होता है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, किसी से ड्राइव नहीं होगा। स्पाइनल कोड के अंदर स्पेसिफिकली इसका फंक्शन होता है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के तौर पे काम आता है। दो स्पेसिफिकली हमने कहा था रेनिशा सेल्स होते हैं जो कि लैटरल इनहिबिशन प्रोवाइड करते होते हैं स्पाइनल कोड के अंदर, मोटर न्यूरॉन्स की अमंग, वो हमने देखना है स्पाइनल कोड के अंदर। इसका जो फंक्शन होता है ना ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन अपने वैसे किसी रिसेप्टर के जरिए काम, ग्लाइसिन आइनोट्रोपिक काम करता होता है, ये क्लोराइड चैनल के स्पेसिफिकली कंडक्टेंस को बढ़ा देता होता है, तो इसका एक्शन भी इनहिबिटरी होता है। आगे हम देख रहे थे गाबा को। गाबा की जो प्रोडक्शन होती है वो ग्लूटामेट से होती है। ग्लूटामेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो गाबा प्रोड्यूस होगा। ये इसकी ये कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आएगा? ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी काम आएगा। ये बेसल गैंग्लिया के भी हमने कहा था गाबार्जिक प्रोजेक्शंस होती हैं स्ट्राइटम की। बेसल गैंग्लिया सेरिबेलम में भी इंपॉर्टेंट होता है गाबा, वहाँ पे भी गाबार्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। कॉर्टेक्स में भी इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे भी ये लैटरल इनहिबिशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता होता है। गाबा के रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं? गाबार्जिक गाबा के दो होते हैं, गाबा ए और गाबा बी। गाबा ए का फंक्शन होता है क्लोराइड की कंडक्टेंस को बढ़ा देना, और गाबा बी का होता है IP3 और डैक की अमाउंट को बढ़ा देना। यानी गाबा 1, गाबा ए आइनोट्रोपिक है और गाबा बी मेटाबोट्रोपिक है, और गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नेचर हमने अमाइनो एसिड होती है, ये इसकी प्रोडक्शन होती है तमाम सेंसरी पाथवे में। इसके अलावा कुछ कॉर्टिकल पाथवे भी होते हैं, कॉर्टिकल एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी इसकी प्रोडक्शन होती है। इसके सेकंड मैसेंजर कौन से होते हैं? ग्लूटामेट के रिसेप्टर 5 होते हैं, R1, R2, R3, R4, R5। जो R1 होता है और R5 होते हैं वो मेटाबोट्रोपिक होते हैं, यानी वो किसी न किसी सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट कराएंगे। जो R2, R3, R4 ये आइनोट्रोपिक होते हैं, इन्होंने किसी आयन चैनल की कंडक्टेंस को चेंज करना होता है। जो R1 होते हैं वो साइक्लिक AMP के अमाउंट को बढ़ा देते हैं और IP3 डैक सिस्टम को भी बढ़ा देते हैं, यानी ये GS को भी एक्टिवेट करते हैं और GQ को भी एक्टिवेट करते हैं, ये एक्साइटेटरी होते हैं। लेकिन जो ग्लूटामेट रिसेप्टर 5 होता है वो IP3 डैक ये भी बढ़ा देगा, IP3 डैक को बढ़ाएगा, यानी ये भी क्या होगा? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन बनता था ट्रिप्टोफैन से। पहले ट्रिप्टोफैन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन की डीअमाइनेशन होती है तो डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसको सीरोटोनिन भी बोलते हैं। सीरोटोनिन की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? एक रेटिकुलर फॉर्मेशन में एक न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं मीडियन रैफे न्यूक्लियस, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। ये एनर्जीसी सिस्टम में भी पार्ट करता होता है। अब इसके जो सेकंड जो सीरोटोनिन है, इसके रिसेप्टर क्या क्या होती है? इसके रिसेप्टर 1A, इसके रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं, 1A, 1B, 1D। ये मेटाबोट्रोपिक, इन्होंने साइक्लिक AMP के अमाउंट को कम करना होता है, यानी इन्होंने GI को एक्टिवेट करना होता है। जो उसका फोर्थ वाला रिसेप्टर होता है उसने साइक्लिक AMP को बढ़ाना होता है, यानी ये GS को एक्टिवेट करेगा। बाकी जो उसके रिसेप्टर होते हैं ना वो आइनोट्रोपिक होते हैं, वो किसी आयन चैनल की कंडक्टेंस को कम ज़्यादा कर देते हैं। इसके ओवरऑल रोल क्या होगा? इसका रोल होगा इनहिबिशन होगा, यानी इसके जो आयन कंडक्टेंस चैनल होंगे वो क्लोराइड होगी, क्लोराइड को ओपन कराना या फिर पोटेशियम को ओपन कराना, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये एनर्जीसी सिस्टम में भी पार्ट लेता है, तो ये पेन को कंट्रोल करेगा, ये स्लीप को प्रमोट करेगा, ये मूड को भी कंट्रोल करता है, मूड को नोरेपिनेफ्रिन भी कंट्रोल करता था, तो ये दोनों मिलकर मूड को कंट्रोल करते हैं। अगर इन दोनों की अमाउंट कम हो जाए तो एक कंडीशन होता है उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन।
आगे बोलते हैं आगे बढ़ते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है आर्जिनिन से। आर्जिनिन का ग्वानिडीनो ग्रुप होता है ना, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड पे। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसके बारे में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टोर नहीं होती और ये गैशियस फॉर्म में होती है। जैसे ही प्रोड्यूस होती है फ़ौरन ही ये रिलीज हो जाती है और अपना एक्शन फ़ौरन कर लेती है, यानी इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूरो। ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ये ऐसे एरिया से प्रोड्यूस होगा जो कि लॉन्ग टर्म बिहेवियर और मेमोरी को कंट्रोल करती है, यानी ये लिम्बिक सिस्टम के एरियाज में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये किस सेकंड मैसेंजर के जरिए काम करता है? ये साइक्लिक जीएमपी के जरिए काम करता है। इसका एक्शन क्या होगा? इसका एक्शन वही है, लॉन्ग टर्म बिहेवियर को कंट्रोल करना और मेमोरी को कंट्रोल करना, यानी ये हिप्पोकैम्पस वाले एरिया में इंपॉर्टेंट होगा और थैलेमस के न्यूक्लियस में, जिसको बोलते हैं हम डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस।